नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बरागी। आइए शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास भाग 17। अब तक हम लोगों ने भाग 16 पढ़ा था। जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क आज का मुख्य बिंदु है, जिसमें जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व और सहायक तत्वों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण में जो रक्त और लोहे की जो नीति थी उसके बारे में भी हम उन महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। दोनों ही संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप जो है इसका महत्व आप ले सकते हैं और जब एग्जाम हो तो उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड बिस्मार्क। इनके तीन महत्वपूर्ण चीजों का हम लोग विश्लेषण करेंगे यहाँ पे, जिसमें जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्व क्या थे और उसके पश्चात बिस्मार्क के नेतृत्व में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके विभिन्न चरण थे, वो चरण कौन कौन से हैं। उसके पश्चात बिस्मार्क एवं उनकी जो नीतियां थी वो नीतियां क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्वों की। जो मेजर ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट्स थे, ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स थे, बैरियर्स जो थे वो क्या थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्व ऑस्ट्रिया द्वारा जर्मनी के आंतरिक मामलों में अत्यधिक और अनुचित हस्तक्षेप करना था। ऑस्ट्रिया जो है हस्तक्षेप भी बहुत करता था और अनुचित तरीके से हस्तक्षेप करता था, ये बहुत बड़ा बाधक तत्व था। फिर ऑस्ट्रिया जर्मनी के विविध भागों में उदित जो राष्ट्रवादी भावना थी उसके विरुद्ध भी था। वह चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की कोई भावना आए ही नहीं और उसका स्वार्थ भी जर्मनी के बिखराव में ही जो था। जब तक जर्मनी बिखरती रहेगी तब तक हम राज करेंगे। उसके उपरांत अतिरिक्त जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक किसी भी परिस्थिति में अपनी यथास्थिति को बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि एकीकृत जर्मनी और जर्मनी में विकसित हो रही राष्ट्रवादी विचारधाराओं द्वारा उनकी वर्तमान स्थिति पर गंभीर संकट उत्पन्न होने की उनको आशंका थी। इसी कारण वहां के तत्कालीन जो छोटे छोटे शासक थे एकीकृत जर्मनी में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं लेते थे। और इस प्रसंग में ये कहना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में तो ये सभी बाहरी राष्ट्र जर्मनी के एकीकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं थे, परंतु बिस्मार्क की सफल कूटनीति ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने जर्मनी की एकता को युद्ध का प्रश्न बनाकर जर्मनी के एकीकरण का महान सफल कार्य किया है। तो जाहिर सी बात है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को जो है नजरअंदाज करें तो ये अधूरा रहेगा। वहीं जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक एलिमेंट्स थे, जो असिस्टिंग फैक्टर्स थे, वो उसमें से पहला था फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का प्रभाव। आपको मालूम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो नेपोलियन बोनापार्ट था उनका किस प्रकार का प्रभाव रहा है, ये देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन के प्रभाव ने जर्मनी के एकीकरण के लिए मजबूत आधारशिला तैयार की। 1805 में नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्टरलिट्ज के युद्ध, जो बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज था, में ऑस्ट्रिया को भीषण शिकस्त दी और उसके उपरांत हुई पेसबर्ग की संधि के अनुसार जर्मनी में पवित्र रोमन सम्राट का जो है प्रभुत्व समाप्त हो गया। इस रूप में ऑस्ट्रियाई वर्चस्व में कमी आई और वहां नेपोलियन के हस्तक्षेप में व्यापक वृद्धि हुई। नेपोलियन द्वारा जर्मनी में किए गए प्रशासनिक सुधारों के तहत संपूर्ण जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर कुल 39 राज्यों की स्थापना कर उनका एक संघ बनाया गया। ये संघ इतिहास में राइन संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बदलती हुई स्थिति में संपूर्ण जर्मनी में फ्रांसीसी कानून लागू हो गया। ये पहला अवसर था जब संपूर्ण जर्मनी में कानून के आधार पर एकता स्थापित की गई थी। ये कानून उदारवादी विचारों पर आधारित था, इसलिए इस कानून के प्रति विशेष विरोध नहीं हुआ। परंतु नेपोलियन द्वारा जर्मनी पर हुए आक्रमण के फलस्वरूप राइनलैंड का पश्चिमी भाग फ्रांस के अधीन हो गया, जिससे जर्मनी में फ्रांस के विरुद्ध प्रतिक्रिया खुलकर सामने आई। क्योंकि जर्मन सदैव राइन नदी को अपनी पवित्र भूमि की स्वाभाविक प्राकृतिक सीमा मानते रहे और यही कारण रहा है जिससे जर्मन वासियों में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादी विचारधारा जो है पनपी। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से जर्मन उद्योग व्यवसाय को तीव्र आघात पहुंचा और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो गंभीर रूप से प्रभावित भी हुई। लेकिन नेपोलियन के कुछ प्रयास जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से जर्मनी में गिल्ड प्रणाली को समाप्त कर मुक्त वाणिज्य नीति का प्रचार और प्रसार किया गया। विभाजित जर्मनी के 39 राज्यों को एक संघ में स्थापित करने के लिए के फलस्वरूप जर्मन वासियों में एकता का एहसास करवाना और उनमें एकीकृत जर्मनी का स्वप्न पालना महत्वपूर्ण
साबित हुआ। वहीं जो द्वितीय कारण था वो औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, जिसमें जोल्वेरिन की स्थापना, प्रसा जैसे जर्मन राज्य के नेतृत्व में जोल्वेरिन अर्थात चुंगी संघ की स्थापना ने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस व्यवस्था के तहत सदस्य राज्यों के मध्य आपस में बिना चुंगी करों का भुगतान किए निर्बाध रूप से माल का आयात निर्यात होने लगा। इस व्यवस्था से आंतरिक व्यापार को काफी बढ़ावा मिला और 1834 तक जर्मनी के लगभग सभी प्रमुख राज्य जोल्वेरिन की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक आधार पर जर्मनी के एकीकरण में इसके राजनीतिक एकीकरण को एक प्रगतिशील आयाम प्रदान किया गया। क्योंकि जोल्वेरिन का नेतृत्व प्रसा कर रहा था, अतः राजनीतिक एकीकरण की भूमिका प्रसा के नेतृत्व में ही तैयार होने लगी। इसी आर्थिक रूप संघ के आधार पर प्रसा जर्मन राज्यों के नेता के रूप में सामने आया। वही जो चीज महत्वपूर्ण है, वहीं जो दूसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है वो एकीकरण में कोयला और लोहे की क्या भूमिका थी। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में एक तरीके से औद्योगिक विकास अर्थात कोयला और लोहा की भूमिका ने भी राजनीतिक एकता की पृष्ठभूमि बना दी थी। प्रसा के नेतृत्व में आर्थिक संघ जोल्वेरिन अस्तित्व में आ चुका था, जिसने जर्मनी की राजनीति को प्रोत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति से इस व्यवस्था को पर्याप्त बढ़ावा मिला, क्योंकि प्रसा के क्षेत्रों में कोयले एवं लोहे के प्रचुर भंडार थे और वह जोल्वेरिन के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरा था। अतः वहां नए नए उद्योग धंधे एवं रेल मार्गों के निर्माण को पर्याप्त जो प्रोत्साहन मिला। सूती वस्त्र उद्योग का तो कायाकल्प भी हो गया। इस समय औद्योगिक विकास में रेलवे ने भी पर्याप्त निर्णायक भूमिका निभाई। बड़ी मात्रा में रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ। जर्मनी के प्रत्येक प्रमुख शहरों को रेलों के द्वारा जोड़ दिया गया। परिणाम क्या हुआ? जर्मनी में भौगोलिक एकता की भावना को बल मिला और आवागमन में तीव्रता आई। व्यापार के विकास हेतु आदर्श स्थिति भी बनी। एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ वैचारिक आदान प्रदान स्थापित हुआ। राइन क्षेत्र की कोयले और लोहे की खानों के अधिकाधिक उपयोग से जर्मनी के कालीन व्यवस्था में नवीन आयाम जुड़ गए। पर्याप्त औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नवीन युग का आगाज हो गया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीपतियों उद्योगपतियों का प्रभाव बढ़ गया। इस वर्ग ने जर्मन राजनीति में विशेष रूप से सक्रियता भी दर्ज कराई। ये वर्ग जर्मनी के एकीकरण एवं एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना के पक्षधर थे, ताकि उनके व्यवसायिक हितों को संरक्षण मिल सके। औद्योगिक प्रसार जैसे राज्यों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहा और प्रसार को एक शक्तिशाली सेना के गठन में सफलता मिली। औद्योगिकरण में जो आवश्यक तत्व था वह विशेष रूप से कच्चे माल की प्राप्ति एवं एक निश्चित बाजार की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से संयुक्त जर्मनी एक महान शक्ति के रूप में उपनिवेशों की होड़ में यथासंभव स्थान बनाने में सफल हो सकता था। अतः सभी उद्योगपति अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखकर प्रसार को सहयोग देने हेतु बढ़ चढ़कर आते थे। ये प्रवृत्ति इनकी इतनी स्पष्ट थी कि जर्मनी के एकीकरण के एक महान पक्ष के में कोयले और लोहे पर विकसित हुई औद्योगिकरण को रेखांकित किया जा सकता। जाहिर सी बात। वहीं जो स्याही और कागज अर्थात दार्शनिकों की भूमिका, स्याही और कागज और दार्शनिकों की बात करें तो दोनों समानता, क्योंकि दार्शनिक ने जो चीजें बताई वो स्याही और कागज के माध्यम से बहुत कम समय में अधिक जगह पर फैल गई, जिसमें जर्मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में प्रबुद्ध वर्गों को भी उल्लेखनीय भूमिका रही। इस संबंध में हेगल, इमैनुएल कांट, हम्बोल्ट, नेवलिस आदि का नाम आगे आता है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जनमानस में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावनाओं का प्रसार किया। हेगल ने बताया कि राज्य की सार्वलौकिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप है, अतः राज्य की सत्ता एवं स्थान सर्वाधिक ऊपर है। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हेगल के राज्य की सार्वभौम सत्ता की विचारधारा से काफी प्रभावित था। इसी संबंध में इमैनुएल कांट की भूमिका भी प्रशंसनीय रही, जिन्होंने जर्मन दर्शन को नई दिशा दी और जर्मन उदारवाद को स्वतंत्रता का आदर्श देकर उनमें निखार लेकर आए। हम्बोल्ट जो प्रसा का शिक्षा मंत्री था, ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों की जोरदार वकालत की तथा उसी परिश्रम का परिणाम था कि जर्मन उदारवादियों को प्रेस की स्वतंत्रता मिल पाई। नॉवलिस जो एक महान लेखक एक कवि था, उसकी रचनाओं ने जर्मनी का सांस्कृतिक जीवन स्पष्ट रूप से उजागर हुआ। इसके अलावा जर्मनी में राष्ट्रीय चेतना के विकास में जर्मन कवि अंडर्ट का भी सराहनीय योगदान रहा, जिसने देश प्रेम से भरी कविताओं के माध्यम से जर्मन वासियों में राष्ट्रवादी विचारों को सच्चे रूप में नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी में कवियों ने राष्ट्र की महानता के गीत गाए, दार्शनिकों ने जर्मनी को महान देश बताया, इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डाला, तो साहित्यकारों और लेखकों ने जर्मन वासियों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया।
इन्हीं सब तत्वों के अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में स्याही एवं कागज की शक्ति ने राष्ट्रवाद के विकास में सराहनीय कार्य किया। प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि ये डायरेक्ट प्रश्न है, लेकिन जो प्रश्न शाब्दिक रूप से पूछा जाएगा उसका उत्तर कुछ और होगा। उसके बाद जो बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, जिसमें रक्त और लोहे की नीति उन्होंने अपनाई, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। जर्मनी का एकीकरण मूलतः कोयला और लोहा, स्याही, कलम, रक्त, लौह नामक कुल 3 प्रबल नीतियों का समन्वित प्रतिफल था। बिस्मार्क द्वारा रक्त एवं लोह अर्थात युद्ध एवं कूटनीति की नीति का अवलंबन कर जर्मनी के एकीकरण के पुनीत कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है। 1862 में प्रसा का चांसलर बनने के पश्चात बिस्मार्क ने मुख्य रूप से अपने रक्त और लोह विषयक नीति को सफलतापूर्वक संचालित किया। तो प्रसा की शक्ति और सेना में अटूट विश्वास था। यही कारण है कि वो प्रसा के नेतृत्व में भी जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता था। बिस्मार्क को यह दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं वरन शक्ति इच्छुक प्रसा की ओर देख रहा है। वह इस बात पर जोर देता था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों, आदर्शवादी बातों या बहुमत के निर्णयों से नहीं वरन प्रसा की अगुवाई में रक्त एवं लोह नीति द्वारा अर्थात बलिदान देकर ही संभव हो सकेगा। वस्तुतः बिस्मार्क द्वारा इस नीति पर विशेष जोर देने का एकमात्र कारण तत्कालीन यूरोपीय राजनीति व्यवस्था में अंतर्निहित तत्व थे। जैसे यूरोप के तत्कालीन प्रभावशाली देश इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण के पक्ष में कदापि नहीं थे। बिस्मार्क जर्मनी में एकता के लिए विदेशी सहायता की अपेक्षा नहीं करता था। साथ ही वो यही आशा करता था कि जर्मनी के छोटे छोटे शासक जर्मनी के एकीकरण में सहायक भूमिका निभाएंगे। बिस्मार्क को इस बात पर पक्का विश्वास था कि जर्मनी की एकता के लिए प्रसा का युद्ध करना ही सर्वोत्तम मार्ग होगा और इन युद्धों के द्वारा जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाकर एवं जर्मन वासियों में अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह कराकर प्रसा से में मिलने हेतु प्रेरित करना ही कारगर होगा। बिस्मार्क की लोह एवं युद्ध की नीति प्रसा को सामरिक नीतियों से भी मेल खाती है। अतीत में प्रसा को फ्रेडरिक महान ने सामरिक दृष्टिकोण से महान राज्य बनाने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी के उत्तरी राज्यों ने लगभग 1862 ईस्वी तक ये भलीभांति देख लिया था कि जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच खुलेआम आमने सामने भिड़ंत न हो जाए। ये वह नीति थी जो निश्चित रूप से बिस्मार्क की नीति से मेल खाती थी, क्योंकि बिस्मार्क का जर्मनी का एकीकरण विषयक सिद्धांत मूल रूप से प्रसा के राज्य का महज विभिन्न जर्मन राज्यों पर विस्तार मात्र था। महज संयुक्त मात्र ही था कि प्रसा के चांसलर बिस्मार्क एवं सम्राट विलियम प्रथम के राजनीतिक विचारों में अपेक्षित समानता थी। अतः एकीकरण के इस अभियान में अपने सम्राट का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने सफल कूटनीति का संचालन किया, विदेशी शक्तियों से समझौते किए एवं युद्ध लड़े। कुल मिलाकर 1864 से 70 के मध्य की अवधि में उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण के कार्य का सफलतापूर्वक समापन किया। तो इस प्रकार बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण में रक्त और लोह की जो नीति रही उसका अनुभव योगदान रहा। जोल्वेरिन की स्थापना, एकीकरण में कोयला और लोहा की भूमिका, स्याही और कागज अर्थात दार्शनिकों की भूमिका, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का प्रभाव, ये सारी चीजें बहुत ही सहायक तत्व थी जर्मनी के एकीकरण में। इस प्रकार आज के इस विश्व इतिहास भाग 17 में जर्मनी के एकीकरण और बिस्मार्क में इतना ही। बिस्मार्क के नेतृत्व में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके जो विभिन्न चरण हैं उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे इसी क्लास में। बने रहिए आप इस क्लास के साथ और बड़े ही मनोरम ढंग से मेरी प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो। बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस टाइम।